नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार का मुख्य काम क्या होता है? सरकार का मुख्य काम होता है कानून व्यवस्था को संभालना और देश की अर्थव्यवस्था को संभालना। देश की अर्थव्यवस्था की जो हाल आप देख रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर जो ऋण हैं वो 3 गुना बढ़ गए हैं और जीडीपी उतनी ही है जितनी डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में थी। तो अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना हो, आपके पास कोई ऋण ना हो और उसके बाद आप 5 करोड़ का ऋण ले लें और आपकी आमदनी उतनी ही रहे, तो आप अपने घर की अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि जब आप ऋण लेते हैं तो उसका भुगतान आपको करना पड़ता है, उसके ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, उसके मूलधन का भुगतान करना पड़ता है। तो अगर ऋण 205 लाख करोड़ के हो जाएं, 52 लाख करोड़ से बढ़कर, और जीडीपी आपकी उतनी ही रहे, इसका मतलब इनकम तो आपकी उतनी ही है, लेकिन आपको ब्याज और मूल का भुगतान बहुत ज्यादा करना है। इसका मतलब आप डेट ट्रैप में हैं। आपके ऊपर ऋणों का इतना बोझ हो गया है कि आप पुराने लोन को वापस करने के लिए नए लोन ले रहे हैं। आप विकास के लिए लोन नहीं ले रहे हैं, आप डेवलपमेंट के लिए लोन नहीं ले रहे हैं। आप जो लोन ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं कि पुराने लोन वापस करें। यह देश की आर्थिक स्थिति की पोजीशन है। अच्छा, दूसरा, जो जीडीपी बढ़ भी रही है, अभी तो जीडीपी की बढ़ोतरी का अंदाजा लार्ज स्केल जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, देखिए इंडस्ट्री में 2 प्रकार के सेक्टर्स हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड वो हैं जो बड़ी हैं, मध्यम हैं, जिनके आंकड़े जो हैं सरकार को आसानी से उपलब्ध है, और दूसरा पक्ष है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो घरों में काम होता है, कुटीर उद्योग में काम होता है, छोटे उद्योगों में काम होता है, जिसकी गणना नहीं हो पाती, जिसके आंकड़े इकट्ठे नहीं हो पाते। तो अगर देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रॉस्पर ना करे, और ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़ों के आधार पर जीडीपी की ग्रोथ दिखाई जाए, तो इस सही सूचना देश को मिल नहीं सकती। नोटबंदी के बाद से और कोविड के बाद से आपने देखा, और ये आपका अनुभव होगा, जो भी छोटे उद्योग वाले हैं, छोटे दुकान वाले हैं, उनका अनुभव होगा कि सरकार की जीएसटी तो बढ़ रही है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जीएसटी कलेक्ट करता है, सरकार को देता है। जो बहुत ही, अब घर में आप पापड़ बना रहे हैं, कचरी बना रहे हैं, आप अचार बना रहे हैं, उसमें कोई जीएसटी तो देंगे नहीं, घर में बनाया और घर में खा लिया। तो देश का, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी का एक बहुत बड़ा भाग वो है जो देश की महिलाएं खुद अपने घर में खुद कर लेती, और ये पहले बहुत ज्यादा था, अब तो खैर ज्यादातर मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लोग बाजार से बनी हुई चीजें खरीद रहे हैं, तो सरकार को भी जीएसटी मिलने लगी। पहले जमाने में तो 90% चीजें घर में बन जाती थी और उसकी गणना जीडीपी में नहीं हो पाती थी। तो नोटबंदी के बाद से और जीएसटी लगने के बाद से और कोविड के बाद से जिस प्रकार से कुटीर और मध्यम और लघु उद्योग का विनाश हुआ है और बड़े उद्योगों ने सारे बेनिफिट्स ले लिए। अब आप देखते हैं सब्जी फल वालों की स्थिति भी आप देखते हैं कि लोग जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहां सब्जी फल खरीद लेते हैं, दुकानों से सामान खरीद लेते हैं, सरकार को जीएसटी मिल जाती है, लेकिन जो छोटी दुकानदार वाला है उसकी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से लोग अपने घर में सामान मंगा लेते हैं, तो जो छोटे उद्योग वाले हैं, जो छोटी दुकान वाले हैं, वो उनका अपना दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा, उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही। ये तो हो गया आर्थिक पक्ष। तो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और वो अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, जो शेयर मार्केट में है। क्योंकि जो एक नव धनाढ्य वर्ग पैदा हुआ है, जो
मल्टीनेशनल में काम करता है, जिसके पास बहुत पैसा है और समय है नहीं पैसा खर्च करने का, वो शेयर मार्केट में पैसे को रूट करता है और पैसे की बढ़ोतरी के वजह से शेयर मार्केट बढ़ता है। तो वो कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हो जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है, या प्रोमोटर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, या शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। जो लिस्टेड कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो बड़ी कंपनियों को तो एक तो जो उन्हें प्रॉफिट है वो, और एक उनके शेयर के जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो, उन्हें तो दो तरफा फायदा हो जाता है। और जो लिस्टेड कंपनी वाले नहीं है, जो छोटी दुकान वाले हैं, जो छोटे ठेले वाले हैं, उनके सामान, एक तो उनको एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी नहीं है, उन्हें शाम तक अपना सामान बेचना है, फिर उनका लेबर में उसमें नहीं निकल पाता है, सामान सड़ता है और उनकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती हैं। अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब हो जाता है। ये तो देश की आर्थिक स्थिति की पोजीशन है जो पिछले 10 साल के अंदर हुई है। दूसरी तरफ जो सरकार का मुख्य काम है वो है देश की कानून व्यवस्था को ठीक करना, देश में बाहरी आक्रमण ना हो, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा हो, यह स्थिति पैदा करना सरकार का काम है। आपने देखा जब कहा गया था कि धारा 370 हटा दी गई और बड़ा जोखिम भरा और बड़ा डिसिसिव काम किया गया सरकार द्वारा, जो पहले नहीं हुआ, धारा 370 हटा दी और अब कश्मीर शांत हो गया, ढीले पत्थर चलने बंद हो गए और अब बाकी लोग जो है जाकर वहां पे प्लॉट खरीद सकते हैं। ये उड़ाया गया, ये कहा गया, प्रचार किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया। पता नहीं किसको वहां प्लॉट मिला। ढेले चलने बंद हुए तो बिल्कुल सही बात है, ढेले चलने बंद हुए, लेकिन आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई। वो जम्मू के इलाके जहां पे कभी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुआ करती थी, वहां पे पिछले 3 दिन में 3 अटैक्स हुए हैं और ये 3 अटैक्स आर्मी के ऊपर हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर हुए हैं, शहादतें हुई हैं, लोग घायल हुए हैं और सैनिक घायल हुए। तो देश की कानून व्यवस्था क्या सुधरी है? धारा 370 हटने के बाद क्या जम्मू एंड कश्मीर में शांति आई है? वहां उद्योग बढ़ा है? मणिपुर के अंदर आपने देखा 1 साल से किस प्रकार के कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो गई। 1 साल से वहां पे धार्मिक, जातीय, सांप्रदायिक उपद्रव मचा हुआ है। जो मैती समुदाय है और कुकी समुदाय है, उनके बीच में युद्ध जारी है। युद्ध ही कहना उचित है। एक देश के अंदर, एक ही राज्य के अंदर अपने ही देश के 2 समुदायों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। रोज कोई ना कोई घटनाएं घटती और 1 साल से कोई शांति का प्रयास नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बात नहीं। अब तो मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने भी कह दिया कि देश के प्रधान सेवक का कर्तव्य है कि मणिपुर जैसी घटनाओं पर कुछ बोलें और बताएं, क्योंकि देश के सेवक का प्रमुख काम देश के अंदर कानून व्यवस्था को कायम रखना है। और मणिपुर वो राज्य है जो कि सीमा पर स्थित है, विदेशी सीमा पर स्थित है, जहां पे इस प्रकार की अशांति देश के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन ना तो कोई स्टेटमेंट, ना कोई चर्चा, ना कोई परिचर्चा, बल्कि उसके बजाय जहां पे विपक्षी दल की सरकारें हैं, संदेश खाली पे बड़ा बवंडर मचाया गया। संदेश खाली पे ऐसा बताया गया जैसे बहुत बड़ा अत्याचार हुआ होगा, कुछ जमीन हथियाने के मामले रहे होंगे। और वहां पे जो इस बार का पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ, उसमें टीएमसी का व्यक्ति जीत गया। इसका माने संदेश खाली उस एरिया में जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोग हैं, उन्होंने उस दुष्प्रचार को खारिज किया, उसे कानून व्यवस्था की चीज मानते हुए और कानून व्यवस्था की घटना मानते हुए उन्होंने उसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और टीएमसी को जिता दिया। तो अगर देश की स्थिति ऐसी हो कि नीट का पेपर
जिसमें देश के लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य निर्भर करता हो और बच्चे मेहनत करते हों, और उसके बाद उस पेपर में ऐसी स्थिति बन जाए कि जो बच्ची इंटर में फेल हो गई वो टॉप कर जाए, और जो बच्चे साल दर साल मेहनत करके कि नीट क्वालिफाई करेंगे, अपने जीवन के भविष्य को उज्जवल करेंगे, अपने माता पिता के जो उन्होंने सेवा की है उसका प्रतिफल देंगे, उनके साथ इस प्रकार का न्याय हो जाए। पिछले 10 साल के अंदर शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हुई हो जो सही प्रकार से संपन्न हुई हो। पेपर का लीक हो जाना, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो उसके बाद किसी पक्ष से कोर्ट में एप्लीकेशन लगवा देना, और उसके बाद जो अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाएं उनको नौकरी न ज्वाइन करने देना, यह चीज बिल्कुल आम हो गई। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये ठान लिया गया है कि देश के बच्चे नौकरी ना कर पाए, उनका भविष्य उज्जवल ना हो, वो हिंदू मुसलमान में फंसे रहे, देश का नैरेटिव हिंदू मुसलमान में फंसा रहे। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से ये आईटी सोर्सेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दुष्प्रचार करके देश के लोगों की आंखों में पर्दा डाला जाता है, यह भी अनुचित है। पहले जब हम लोग न्यूज सुना करते थे तो हमको सच पता चलता था, अब हमें सच ढूंढना पड़ता है, और न्यूज में हमको चाहे अखबार हो चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, में कुछ भी नहीं पता चलता। सच पता चलाने के लिए हमको यूट्यूब चैनल्स बार बार पलटने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, चार चैनल, और सारे चैनल्स को ढूंढने के बाद और उसको परखने के बाद हमको पता चलता है कि देश की वास्तविकता क्या है। वरना हर समय मेन स्ट्रीम मीडिया, हिंदू मुसलमान नैरेटिव, हिंदू पाकिस्तान, अरे हिंदू पाकिस्तान ठीक है, हिंदुस्तान के लोगों ने 1965 में भी पाकिस्तान को हराया है, 1971 में भी पाकिस्तान को तोड़ा है, और पाकिस्तान हमारे सामने कोई हस्ती नहीं रखता। चैनल उठा के 2-3 पत्रकार पाकिस्तान के बुला लेंगे, 2-3 पत्रकार हिंदुस्तान के बुला लेंगे, हिंदुस्तान के पत्रकारों से पाकिस्तानी पत्रकारों को गाली दिलवा देंगे, उनके खिलाफ अपशब्द दिलवा देंगे। देश की एक जनता जो इससे ही प्रभावित हो जाती है वो खुश हो जाएगी, और हो सकता है पाकिस्तानी पत्रकारों को कुछ पैसे देते हो इस गाली खाने के लिए। लेकिन जो देश की असली समस्याएं हैं, देश की असली समस्या मेरे देश के युवाओं की नौकरी है, बेरोजगारी है, उन्हें रोजगार चाहिए। देश की जनता को अच्छी चिकित्सा सुविधा चाहिए, देश की जनसंख्या को महंगाई पे कंट्रोल चाहिए। इलेक्शन हुए हैं, अभी 10 दिन पहले रिजल्ट आए, अमूल और मदर डेयरी के दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, हर चीज के दाम बढ़ गए, प्रोडक्ट्स के जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जा रही है, यूरिया की बोरी छोटी होती चली जा रही है, नई नई चीजों पे जीएसटी लगती चली जा रही है, मध्यम और कमजोर वर्ग की जनता को लूटा जा रहा है, अमीरों के हाथ में संपदा बढ़ती चली जा रही है, गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती चली जा रही है। तो अगर नई सरकार, जो गठबंधन सरकार है, अगर ये देश की मुख्य समस्याओं पे ध्यान केंद्रित करे, महंगाई पे ध्यान केंद्रित करे, रोजगार पे क्रिएट करने पे ध्यान केंद्रित करे, अमीरों की अमीरी को थोड़ा कम करके गरीबों को थोड़ा कम करने का प्रयास करे, तो देश की मुख्य समस्याओं का समाधान हो सकता है, और यही राजनीतिक लोगों से हमें अपेक्षित है। देश के लिए धार्मिक विद्वेष, धार्मिक दुर्भावना देश के लिए हानिकारक है। अब देखते हैं इस बार की जो सरकार बनी है, जो जनता ने निर्णय लिया है, जनता ने निर्देश दिया है कि आप बिहार वालों का, आंध्र प्रदेश वालों का, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से, केरला में भी एक सीट देकर उन्होंने बता दिया है कि पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन आपके पास है। एक गठबंधन सरकार है, तो गठबंधन धर्म का पालन कीजिए, सभी की भावनाओं का सम्मान कीजिए, पूरे देश का आइडिया ऑफ इंडिया की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार को चलाइए। ये न गुजरात लॉबी की सरकार है, न किसी एक व्यक्ति की सरकार है, ये पूरे देश की आइडिया ऑफ इंडिया की सरकार है। और अगर आप
गरीबों के हितों का ध्यान रखेंगे, अगर आप महंगाई पे कंट्रोल लगाने का प्रयास करेंगे, अगर आप मध्यम वर्ग का ध्यान रखेंगे, अगर आप युवाओं का ध्यान रखेंगे और अग्निवीर जैसी योजनाओं को हटाकर देश के बच्चों को सरकारी नौकरियां दिला देंगे, तो देश के लिए अच्छे दिन आएंगे, नहीं तो देश के लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे। और अगर हिंदू मुसलमान करके देश को बंटवारा करने का प्रयास करेंगे तो देश के अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। अब देखते हैं, नई नई सरकार है, गठबंधन की सरकार है, फ्री लगेज ड्रेस है, आगे क्या होता है उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी जो ये कश्मीर के अंदर 3 घटनाएं घटी हैं 3 दिन के अंदर, इससे लगता है कि देश की कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है। मणिपुर में देख के लगता है कमजोर हो गई है और आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है और देश के सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।